और आजकल बड़ा अच्छा चलन चल गया है कि अगर किसी से दुश्मनी किसी पुरुष से निकालना है तो किसी महिला को तैयार किया और उसके खिलाफ शिकायत पुलिस में करवा दी। कैसे बचेंगे इससे? जिसमें जो व्यक्ति झूठा आरोप लगाएगा उसके विरुद्ध न्यायालय मुकदमा दर्ज करेगी और उसमें 2 वर्ष तक के दंड का थे प्रावधान। तो महिला के अगर झूठा आरोप लगाया तो उसके खिलाफ भी यही कुछ होना है? झूठा आरोप चाहे महिला लगाए चाहे पुरुष लगाए, अच्छा। कानून में बराबर प्रावधान। अब महिला के लिए कहा जाता है कि उसकी जो बोलना है, उसकी जो गवाही है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, सिर्फ वही सच मानी जाती है। उसके लिए क्या मेडिकल की भी कोई जरूरत नहीं होती है? कि आजकल बड़ा अतिक्रमण चल रहा है, तो अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो ऐसे में वो क्या कर सकता है? अगर किसी व्यक्ति ने सार्वजनिक भूमि या नगर निगम सरकार की भूमि पे अवैध रूप से कब्जा कर लिया है तो नगर निगम उस कब्जे को हटा सकता है। नहीं, मान लीजिए निगम को पता चलता है कि ये वाली झुग्गी झोपड़ियां यहाँ गरीबों ने बसा रखी हैं, निगम को बाद में पता चलता है, तो वो झुग्गियां या वो मकान तोड़ने का उसको अधिकार है निगम को। सोशल मीडिया की बात करें तो किसी से भी अगर दुश्मनी है, एक रास्ता ये भी होता है, लोग उसके फोटो को बदला, चेंज किया और उसके बारे में कोई भी अफवाह बनाई और सोशल मीडिया पर डाल दी। ऐसे में कानूनी सलाह क्या होगी? आज के पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, बहुत सारी समस्याएं हम और आप फेस करते रहते हैं, कभी पुलिस को लेकर, कभी अतिक्रमण को लेकर, कभी झूठी शिकायतों को लेकर। नॉलेज की कमी है हमारे अंदर और आपके अंदर, क्योंकि कानूनी जानकारी हमें सबको कम है। तो इसी मौके पर हमने इनवाइट किया है एडवोकेट लवलेश पाठक जी को। जाने माने शहर के वकील हैं, अच्छे वकीलों में गिनती होती है। हम जानना ये चाह रहे थे कि जो झूठी शिकायतें लोग करते हैं उस पर कानूनी बात पता चले, शहर में अतिक्रमण चल रहा है उस पर कानूनी आपको जानकारी हो। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि मैंने कहा कि झूठी शिकायत लोग अक्सर दुश्मनी में भी कर देते हैं, और आजकल बड़ा अच्छा चलन चल गया है कि अगर किसी से दुश्मनी किसी पुरुष से निकालना है तो किसी महिला को तैयार किया और उसके खिलाफ शिकायत पुलिस में करवा दी। कैसे बचेंगे इससे? जो पुलिस में झूठी शिकायत होती है, पहले तो शिकायत होती है, शिकायत के बाद झूठी शिकायत तब सिद्ध होती है जब पुलिस उस पर जांच करती है और जांच के बाद उसमें सत्यता नहीं पाई जाती। झूठे आरोप अगर किसी व्यक्ति पर लगाए जाते हैं तो पहले धारा 500 में व्यवस्था थी मानहानि की, जो अब परिवर्तित हो गई है। धारा 500 के स्थान पर 356 बीएनएस सब क्लास 1, 2 और 3 में ये व्यवस्था थी। अच्छा। अब आईपीसी में 211 में एक व्यवस्था थी कि मिथ्या चार्ज लगाने के लिए, हाँ। अगर कोई किसी पे मिथ्या चार्ज लगा रहा है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 211 का प्रावधान था। जी। उसे अब चेंज करके बीएनएस में 248 बीएनएसएस में किया गया है, जिसमें लगभग 2 वर्ष का दंड है। अगर कोई व्यक्ति किसी के विरुद्ध झूठी शिकायत करता है और वो शिकायत जांच के बाद झूठी पाई जाती है तो वो न्यायालय में अपनी जो उसकी छवि खराब हुई, उस शिकायत से वो प्रभावित हुआ, उस पर मिथ्या आरोप लगाया गया, उसके संबंध में न्यायालय में अपना वाद योजित कर सकता है। धारा 248 में बीएनएस में, और जो आईपीसी की धारा 500 थी उसका 356 सब क्लास 1, 2 में। आम आदमी को धाराओं से फर्क नहीं पड़ता कि बीएनएस में क्या धारा थी या उसमें क्या धारा थी। आम आदमी को सिर्फ फर्क इस बात से पड़ता है कि किसी ने शिकायत करी, पुलिस उसको पकड़ के ले गई, उसको जेल भेज दिया, उसने यहाँ तक कि सजा भी काट ली, उसके बाद कोर्ट कह रहा है कि भाई इनको तो निर्दोष साबित कर दिया गया। अब वो जो उसने इतनी परेशानी झेली है वो सिर्फ क्या मानहानि से पूरी होगी? अगर कोई व्यक्ति किसी की थाने में झूठी साक्ष्य करता है या झूठी शिकायत करता है, तो उसमें वो व्यक्ति जो उससे प्रभावित हुआ है, उसकी छवि प्रभावित हुई है और उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है, उसकी कानून में व्यवस्था है, वो बीएनएस की धारा 356 सब क्लास 1 से लेके 3 तक मिथ्या आरोप लगाया जाने का परिवाद और जो उसकी समाज में छवि खराब हुई है 248 बीएनएस, इसमें परिवाद दायर कर सकता है, जिसमें जो व्यक्ति झूठा आरोप लगाएगा उसके विरुद्ध न्यायालय मुकदमा दर्ज करेगी और उसमें 2 वर्ष तक के दंड का प्रावधान।
लेकिन वकील साहब, एक व्यक्ति के ऊपर चार्ज लगा, पुलिस ने कहा हाँ ठीक है, उसने चार्जशीट लगा दी, वो जेल चला गया, वो इतनी सारे साल काट के, 5 साल या 7 साल काट के जब बाहर आया, उसकी तो सारी चीजें चली गई ना। न्यायालय में अगर कोई मिथ्या आरोप लगाता है, न्यायालय के विचारणों के दौरान वो व्यवस्था अलग है। अच्छा। न्यायालय के विचारण के दौरान कोई मिथ्या साक्ष्य करता है तो 379 215 में न्यायालय को अच्छा। ये अधिकार है कि वो सोमोटो संज्ञान ले, और सोमोटो संज्ञान लेने के बाद जिस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध हाँ हाँ मिथ्या साक्ष्य हाँ, आरोप प्रस्तुत लगाया, किया है हाँ और मिथ्या आरोप लगाया हाँ है, हाँ। तो उसके वो व्यक्ति 191 से लेके आईपीसी में पहले सेक्शन था 195 तक हम्म, ये व्यवस्था थी कि वो उसके विरुद्ध कॉग्निजेंस लिया जाएगा, हाँ और वो उसके विरुद्ध प्रवाद भी योजित करता है कि उन्होंने मुझे मेरे विरुद्ध झूठा साक्ष्य लगाया गया, न्यायालय ने मुझे बरी कर दिया है, हाँ। और उसके लिए 7 वर्ष तक के दंड का प्रावधान जिसने उस पर झूठा आरोप लगाया उसके लिए, उसके इस लिए प्रक्रिया के तहत। जिसने झूठा आरोप जी लगाया। जी जी। ये तो बात हुई झूठी शिकायत की या किसी महिला ने। अच्छा, महिला की बात हम लोग कर रहे थे, तो महिला के अगर झूठा आरोप लगाया तो उसके खिलाफ भी यही कुछ होना है। झूठा आरोप चाहे महिला लगाए चाहे पुरुष लगाए, अच्छा। कानून में बराबर प्रावधान। अब महिला के लिए कहा जाता है कि उसकी जो बोलना है, उसकी जो गवाही है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, सिर्फ वही सच मानी जाती है, उसके लिए क्या मेडिकल की भी कोई जरूरत नहीं होती? ऐसा सुना है मैंने। ये बलात्कार के संबंध में है, अगर हम्म उसके किसी ने सील भंग किया है तो उसमें हम्म चिकित्सकीय परीक्षण का हम्म व्यवस्था इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना उसका साक्ष्य है। अगर हम्म। अकेले में कोई घटना कारित की जाती है तो महिला का कथन ही काफी। कथन ही काफी है। और झूठ कहा है तो भी चेक हो जाता है या नहीं होता है, सिर्फ वो बोलना न्यायालय काफी है? परीक्षण के दौरान जो साक्ष्य आता है, न्यायालय परीक्षण के दौरान अपना पूरा क्लियर कर लेती है, हम्म उसी के बाद आदेश पारित करती है कि हम्म। साक्ष्य जो आरोप लगाया गया है वो आरोप सत्य था या असत्य था। और जो महिला कहती है मेरे साथ छेड़छाड़ हुई, उसका क्या? वो भी महिला के जो आरोप लगाया गया उसका साक्ष्य का परीक्षण करने के बाद ही न्यायालय कोई दंडादेश देती है या दोष मुक्त करती है। अच्छा। उसमें पुरुष और महिला का कोई अलग अलग हम्म। क्राइटेरिया नहीं है, दोनों को बराबर। तो हमारे बरेली शहर में दूसरे मुद्दे पर आते हैं कि आजकल बड़ा अतिक्रमण चल रहा है। पीडीए और नगर निगम का काम बहुत बढ़ गया है। तो अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो ऐसे में वो क्या कर सकता है? नगर निगम अधिनियम 1959 में नगर आयुक्त को ये अधिकार है हम्म कि अगर किसी व्यक्ति ने सार्वजनिक भूमि या नगर निगम सरकार की भूमि पे हम्म। अवैध रूप से कब्जा कर लिया है तो नगर निगम उस कब्जे को हटा सकता है। अच्छा। बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा नियोजित विकास किया गया है, नक्शा पास कराया गया है, यह हम्म सरकारी जमीन पे कब्जा नहीं है। हम्म सरकारी जमीन पर कब्जा है, हम्म अगर बगैर नक्शा पास किए है तो उसे हम्म तोड़ सकती है बरेली विकास प्राधिकरण, या फिर बरेली विकास प्राधिकरण की जमीन पे, सीलिंग की जमीन पे किसी का अवैध कब्जा है तो उसके खिलाफ अतिक्रमण जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो की जाती तो जो कार्रवाई हो रही है वो वैध हो रही है? है। जो नियम विपरीत निर्माण किए गए हम्म वो वैध है, हम्म सरकारी भूमि पर किसी ने कब्जा किया है वो वैध है। हम्म इसमें एक अलग से निर्बल वर्ग के लिए व्यवस्था है। गरीब लोगों के साथ नहीं, मान लीजिए निगम को पता चलता है कि ये वाली झुग्गी झोपड़ियां यहाँ गरीबों ने बसा रखी हैं, निगम को बाद में पता चलता है, तो वो झुग्गियां या वो मकान तोड़ने का उसको अधिकार है निगम को? इसमें माननीय प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के एक आदेश के अनुक्रम में एक शासनादेश जारी किया गया था, हम्म और उसमें ये कहा गया कि कोई गरीब व्यक्ति हम्म उसने सार्वजनिक भूमि या सरकारी जमीन पर भी कोई अवैध कब्जा कर लिया है हम्म तो चाहे नगर निगम हो या फिर प्राधिकरण हो, उस शासना आदेश में ये उल्लेखित किया गया है हम्म कि कोई निर्बल वर्ग का व्यक्ति यदि सार्वजनिक जमीन पे भी अवैध कब्जा कर लेता है तो उसका अतिक्रमण तब तक ना हटाया जाए हम्म। जब तक उस व्यक्ति के पुनर्वास की वैकल्पिक व्यवस्था ना की जाए। तो ऐसा तो नहीं होता है, हटा दिया जाता है, निगम को याद आ जाता है कई सालों के बाद कि अरे ये तो हमारी जगह थी, तो उसको याद पहले से होना चाहिए ना कि हमारी जगह थी ये।
परस्पर विरोधाभासी मामले होते हैं। बहुत सी ऐसी जगह होती है सार्वजनिक भूमि से कई कई पीढ़ियां उस पर कब्जा किए हाँ। हुए हैं, कई पीढ़ियों के लोग रह रहे हैं, दादा परदादा के जमाने से वो लोग वहां हाँ। रहते हैं, हाँ। उनके आइडेंटिटी कार्ड होते हैं उसी स्थान के। तो सिर्फ इतना है उसकी वैकल्पिक व्यवस्था सार्वजनिक भूमि से हटाने से पहले उन गरीब लोगों की वैकल्पिक व्यवस्था होने तक उससे अतिक्रमण या अवैध निर्माण नहीं हटाया जाए। सोशल मीडिया की बात करें तो किसी से भी अगर दुश्मनी है, एक रास्ता ये भी होता है, लोग उसके फोटो को बदला, चेंज किया और उसके बारे में कोई भी अफवाह बनाई और सोशल मीडिया पर डाल दी। ऐसे में कानूनी सलाह क्या होगी? अगर कोई व्यक्ति किसी की छवि खराब करने के लिए उसे हम्म। अभद्र टिप्पणी करता है हम्म। तो आईटी एक्ट और उसे सर्कुलेट करता है हम्म। तो आईटी एक्ट में सेक्शन 67 की व्यवस्था है, उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। हम्म। समाज में विद्वेष फैलाता है उसके हम्म। विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। हाँ। हाँ। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष एक व्यक्ति के विरुद्ध हम्म। कोई ब्लॉग लिखता है, कोई पोस्ट लिखता है, हम्म। मिथ्या आरोप लगाता है, तो उसको वही व्यवस्था है कि वो मानहानि और मिथ्या आरोप लगाने के हम्म। जो कानून में प्रावधान है उसका परिवाद उनके खिलाफ दर्ज किया जाएगा हम्म। और इसमें 2 वर्ष के दंड का प्रावधान। जो नगर निगम और बीडीए जिस तरह से तोड़फोड़ करता है गरीबों की, उनका अगर पुनर्वास नहीं मिलता है उन्हें, तो इसमें फिर क्या व्यवस्था? वो गरीब बंदा जाएगा कहाँ? निर्बल वर्ग के व्यक्तियों के अवैध अतिक्रमण हैं हम्म। तो उनको शासनादेश में व्यवस्था की गई। प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2012 में एक शासनादेश जारी किया गया जिसमें प्रमुख सचिव ने समस्त मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, आवास आयुक्त, नगर आयुक्त को एक पत्र प्रेषित किया है। ये शासनादेश माननीय उच्च न्यायालय के डायरेक्शन के बाद भेजा गया हम्म। जिसमें कहा गया कि गरीब व्यक्तियों को विस्थापित ना किया जाए, हम्म। उनके मकानों को ना उजाड़ा जाए जब लेकिन तक उनके उजाड़ा रहने तो बराबर जाया जाता न है। रुकने की व्यवस्था है। हम्म। यदि ऐसा नहीं होता है, उनके अतिक्रमण को हटाया जाता है बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए, हाँ। तो वो लोग माननीय उच्च न्यायालय में हम्म। और संबद्ध न्यायालय में अपना वाद योजित कर सकते हैं। अपना जो अतिक्रमण है तब तक के लिए स्टे ले सकते हैं जब तक के लिए उनके अच्छा, पुनर्वास की व्यवस्था ना। जो आपने कहा कि कोर्ट जा सकता है या हाई कोर्ट जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, तो एक तो गरीब है वो, उसका घर खत्म हो गया है, रहने की जगह नहीं है। अच्छा, गरीब है तभी उसके पास कुछ है नहीं, ऐसे में वो फीस वकील की कहाँ से देगा? कैसे जाएगा कोर्ट या हाई कोर्ट? सरकार ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की है। हम्म। विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष कोई व्यक्ति भी अपना आवेदन दे सकता है, हम्म। चाहे उस पर मिथ्या चार्ज लगाया गया हो हम्म। या उसे कोई लीगल एडवाइस चाहिए। हाँ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आवेदन के उपरांत वहाँ के जो सचिव और प्रमुख लोग हैं, अगर उन्हें लगता है कि निशुल्क सेवा दी जानी चाहिए विधिक सेवा, तो वो निशुल्क विधिक सेवा दे सकते हैं। मिल सकती है। तो बहुत सारी जानकारी आपने दी जो ज़रूरत से संबंध रखती है। उम्मीद करते हैं आप लोग भी इससे फ़ायदा उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।